नमस्कार दोस्तों, मुद्गल शो की एजुकेशनल सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे हमने लास्ट टाइम डिप्रेशन पे बात कर रहे थे हम, जैसे सर ने बताया भी था, तो आज ही उसी चर्चा को आगे करते हुए कि एंजाइटी और स्ट्रेस पे आज हम बात करेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि जो स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर ना हो तो ज़िंदगी में हम कुछ कर भी ना पाएँ, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं तभी हम उसको करने में और ज़्यादा अपनी मेहनत और ज़्यादा लगन लगाते हैं, और जब हम स्ट्रेस ना लें तो हम शायद कुछ कर भी ना पाएँ। तो लेकिन उस स्ट्रेस को कितना लेना है, कितना हमारे ऊपर हावी हो वो स्ट्रेस, जिसकी वजह से हमारे ऊपर एंजाइटी ज़्यादा ना बढ़ जाए, हम डिप्रेशन या किसी भी ऐसी बीमारी के शिकार ना हो जाए। तो आज इन सब चीज़ों पे ही हम चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से, और डॉक्टर साहब से समझते हैं कि एक्चुअली स्ट्रेस और एंजाइटी है क्या, और इसके क्या मुख्य कारण हैं, और इसके क्या हम क्योर कर सकते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत सर। सर, हम इस एजुकेशन सीरीज़ को जो रिकरेक्ट कर रहे हैं, तो सर वो थोड़ा सा बताइए सर, स्ट्रेस क्या है सबसे पहले तो। जिस चीज़ को आप स्ट्रेस कह रहे हो उसको हम साइकेट्रिस्ट लोग बीमारी के नाम पे एंजाइटी कहते हैं जी। अब आप ऐसे जानिए कि स्ट्रेस और एंजाइटी लगभग एक ही चीज़ है, एक का कॉमन नेम है, और ये एंजाइटी जो है एक बीमारी का नाम हो गया जी। जैसे आपने शुरुआत करी, बहुत अच्छी शुरुआत करी, आपने खुद ही कहा इस चीज़ को कि अगर हम स्ट्रेस ना लें तो क्या होगा जी। जब स्ट्रेस कॉमनली स्ट्रेस जब एक्सेसिव हो जाए जी, और एक्सेसिव होने के बीमारी में तब्दील हो जाए, बदल जाए, तो वो एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया जी। राइट। तो एंजाइटी साइकेट्रिस्ट के लिए एंजाइटी नहीं, एंजाइटी डिसऑर्डर एक बीमारी हुई। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी बहुत एंजाइटी जो है वो ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए मेरे अंदर कोई एंजाइटी नहीं है। एंजाइटी मीन्स फियर, राइट। तो एंजाइटी एक तरह का फियर का फॉर्म है। फियर हो गया, स्ट्रेस हो गया, और एंजाइटी हो गई। अगर मैं किसी तरीके से अपने अंदर से फियर भगा देता हूँ, एंजाइटी भगा देता हूँ, और मैं कहीं जंगल में आता हूँ और मेरे सामने शेर आ जाता है, एग्जाम्पल, और मेरे अंदर फियर नहीं है, फियर फैक्टर नहीं है, तो क्या होगा? शेर के सामने खड़ा रहूँगा और शेर मुझे खा लेगा और मार देगा। तो लिटिल एंजाइटीज नीडफुल, बट एक्सेसिव एंजाइटी इज स्ट्रेसफुल जी। मतलब सोचते रहे, अभी शेर आया नहीं था और हम सोचते रहे यार शेर आ गया तो क्या होगा, तो क्या मतलब होगा, पहले ही परेशान होना शुरू हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही कॉमनली आप देखिए एग्जाम, बच्चों की पढ़ाई जी। अगर उनको बिल्कुल भी वो एंजाइटी नहीं लेंगे, बिल्कुल भी वो स्ट्रेस नहीं लेंगे, या एग्जाम का डर नहीं रखेंगे, सो कॉल्ड मतलब फियर, एंजाइटी, या आप स्ट्रेस कह लो, सब एक ही तरह से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, और वो फियर उनके अंदर नहीं होगा फेल होने का, तो क्या होगा? वो बच्चा पढ़ेगा नहीं। तो लिटिल एंजाइटी इज़ बेटर, लिटिल एंजाइटी इज़ प्रोडक्टिव, बट एक्सेसिव एंजाइटी इज़ वेरी हार्मफुल। अगर वो इतना एंजाइटी डिसऑर्डर उसको हो जाए, इतना ज़्यादा वो घबरा जाए, तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा घबराहट के मारे, उसका कंसंट्रेशन ही अच्छा नहीं होगा। लेकिन सर, हम ये समझेंगे कैसे कि हमारी एंजाइटी बढ़ रही है, ये लिटिल नहीं है? ओके, देखिए, उसके हमारे एक सिम्टम्स होते हैं जी। जैसे मैंने कहा कि हमारे लिए एंजाइटी नहीं, एंजाइटी डिसऑर्डर एक बीमारी का फॉर्म है। तो उस डिसऑर्डर के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं। जब वो बहुत सारे लक्षण एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो साइकेट्रिस्ट उनको इवैल्यूएट करता है कि 1 2 3 4 5 6 इतने सारे सिम्टम्स हैं, लगातार चल रहे हैं, हमेशा हैं, हर जगह हैं, और ये सारे इकट्ठे होके इतने हैं कि पेशेंट के, क्लाइंट के अंदर डिसफंक्शन पैदा कर रहे हैं जी। उसकी क्षमता को घटा रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी को, उर्वरकता को कम कर रहे हैं। जितना उसको करना चाहिए कैपेसिटी वाइज, वो उतना नहीं कर पा रहा है ड्यू टू एंजाइटी के कारण, घबराहट के कारण, डर के कारण। तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया। तो साइकेट्रिस्ट क्या करता है? उन लक्षणों को नापता है कि भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इतने दिनों से है, कई महीने हो गए, हर जगह पहले इसमें था, अब वो एंजाइटी जो है वो खाने में भी है, पीने में भी है, सोने में भी है, हर चीज़ में है, पेट में भी है, दिमाग में भी है, हाथ में भी है, पसीने में भी है, सब जगह जब सारा इकट्ठा हो रहा है, तो साइकेट्रिस्ट उसको नाम देगा एंजाइटी डिसऑर्डर, है ना। तो इसलिए एंजाइटी, लिटिल एंजाइटी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एंजाइटी डिसऑर्डर एज सच इज़ अ डिजीज़, वो एक बीमारी है। अच्छा सर, घर में कैसे समझ पाए कोई आम पब्लिक या कि भाई हमारे घर में जो बंदा है ये एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो रहा है? क्योंकि एंजाइटी तो ज़्यादातर लोग कर ही रहे हैं,
जैसे कुछ लोग घर में क्या है भाई, एक ही बातों को बार बार दोहराना, मतलब ऐसे क्या सिम्टम्स है कि वो जज कर पाए कि इसको प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत है, इसको एक प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट पर हमें लेके जाना चाहिए। ब्रेन वेव्स के कोर्सेज के साथ आप अपने बच्चे की कंसंट्रेशन पावर और क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। उससे पहले हमें समझना ज़रूरी होगा कि एंजाइटी से हमारे शरीर और दिमाग पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पहले उसका डिस्कशन करके तब अब मैं जब आपको ये डिस्कशन समझाऊंगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ बीमारी में तब्दील हो गई, कौन सा स्ट्रेस बीमारी में तब्दील हो गया। इस स्ट्रेस या एंजाइटी के बहुत सारे स्वरूप होते हैं। अलग अलग इंसानों में अलग अलग तरह की एंजाइटी होती है। ठीक है, वो एंजाइटी मेरे अंदर मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से बदल जाएगी, आपके अंदर आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से बदल जाएगी। इसमें पर्सनालिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एंजाइटी का प्रभाव हमारे दिल और दिमाग दोनों पे पड़ता है। एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ बीच में कि जब स्ट्रेस होता है तो होता क्या है, दो चीज़ें होती हैं, फाइट या फ्लाइट। मतलब एंजाइटी आई, घबराहट आई, डर आया तो या तो उससे लड़ो या उससे भाग जाओ। ठीक, अब अगर सिचुएशन बनती है हम उससे लड़ते हैं तो दो चीज़ें होंगी। पहला ये तो वैसे सर मतलब अगर घर में लड़ाई हो मियाँ बीवी में तो फ्लाइट ज़्यादा ही बढ़िया चीज़ है। नहीं, फाइट करना भी ज़रूरी है। फ्लाइट तो एस्केपिज्म हो गया। तो ऐसा होगा कि जैसे हमने फ़ाइट किया, अब दो ऑप्शन है, फ़ाइट या फ्लाइट। अगर हमने फ़ाइट किया तो उससे दो ऑप्शन निकलते हैं, या तो हम जीत जाएंगे या हम हार जाएंगे। अगर हम जीत जाते हैं एंजाइटी से, उस सिचुएशन से, जिस सिचुएशन में एंजाइटी पैदा हुई है, तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट यदि हम हार जाते हैं तो क्या होगा, उसका हमारे अंदर डर पैदा हो जाएगा और बार बार हम उस चीज़ से हारेंगे तो वो डर पैदा होते 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 हर चीज़ में डर पैदा हो जाएगा। और जो फ्लाइट कर गया, मतलब जो बच के निकल गया, उसने अवॉइड ही कर दिया। एग्ज़ाम आए, बच्चा एग्ज़ाम देने ही नहीं गया, तो वो तो आप ऐसे समझ लो कि वो तो हमेशा ही उस चीज़ से डरता रहेगा, वो कभी बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन जो फाइट कर रहा है उसके अंदर फिर भी स्कोप है कि वो कुछ लड़के आगे निकल सकता है। ठीक है, तो ये फ्लाइट और फाइट का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है एंजाइटी के लिए। ज़्यादातर तो सब लोगों को फाइट ही करना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को तभी एक हमारे पास स्टेमिना भी डेवलप होता है और तभी किसी भी चीज़ से लड़ने की क्षमता भी डेवलप होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैच्योरिटी लेवल भी डेवलप तभी होता है। बिल्कुल। तो देखिए, इसी से आपका थोड़ा सा आपके क्वेश्चन का आंसर भी निकलता है। अगर किसी क्लाइंट में, किसी आदमी में, किसी पेशेंट में हम ये देखें कि ये तो हमेशा फ्लाइट ही कर जाता है, ये बच के ही भाग जाता है, एग्ज़ाम देता ही नहीं है, अपने ऑफिस में जाता ही नहीं है, बहाने बना देता है कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे डर हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, आज ये कारण है, आज वो कारण है, और बचता रहता है। तो एक ना एक दिन घर वाले समझ जाते हैं कि ये बच रहा है, पता नहीं क्या कारण है, ऐसा दिखता तो कुछ है नहीं और सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं। तो उस सिचुएशन में तो फैमिली मेम्बर्स अपने आप ही समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है, तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। अब आई फाइट वाली सिचुएशन, जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फाइट वाली सिचुएशन में क्या होगा, इतना क्लियर नहीं होगा फैमिली मेम्बर्स को कि क्या पेशेंट के अंदर चल रहा है, क्या उस व्यक्ति के अंदर चल रहा है। अगर जीत गया तो सब गुड ही है, लेकिन जब हार रहा है तो वो किस दौर से गुजर रहा है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं, वो एक बहुत व्यक्तिगत मामला होता है। वो पेशेंट या क्लाइंट किसी को शेयर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर जो शेयर करता है वो तो अक्सर अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके आगे बढ़ जाता है। जो शेयर ही नहीं करता है वो यूजुअली अपने अंदर उन एग्जाइटी को, अपने फियर्स को बैठा लेता है, दबा लेता है, और वो सबकॉन्शियस माइंड में पक जाता है और धीरे धीरे सारी ज़िंदगी निकलता रहता है। अब एंजाइटी अगर माइंड में है तो उसको पहचानना मुश्किल है, अगर बॉडी में है तो पहचानना मुश्किल है। एंजाइटी ऐसा बीमारी है, ऐसा डिसऑर्डर है जो ज़रूरी नहीं सिर्फ हमारे विचारों में हो, हमारे दिमाग में हो या हमारे दिल में हो, वो हमारे शरीर तक में भी इफेक्ट डालती है। घर बैठे या फिर जॉब के साथ अगर आप अलग से पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं तो आज ही ब्रेनवेव साथी के साथ जुड़िए।
जैसे सर कुछ लोग बैठे बैठे बहुत तेज तेज पैर हिलाते रहते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं, ये भी एक एंजाइटी के लक्षण है? बिल्कुल, ये उसका फिजिकल सिम्टम है। एंजाइटी को अगर हम देखें बांट के कि उसके लक्षणों के तौर पे, तो दो फॉर्म्स आती हैं, एक मेंटल एंजाइटी, एक फिजिकल एंजाइटी। फिजिकल एंजाइटी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट मैं पहले आपको मेंटल एंजाइटी समझाता हूँ। मेंटल एंजाइटी में क्या होता है, पेशेंट के साथ हमेशा वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, घबराया हुआ रहता है, उसको हमेशा लगता है कि ऐसा कुछ हो ना जाए, कुछ गलत ना हो जाए, अब कैसे करूँगा, तब कैसे करूँगा, अब क्या होगा, अभी ये करना है, अब वो करना है, अभी ये नहीं हुआ, अब वो नहीं हुआ। तो इस तरह के विचारों का प्रेशर उसके माइंड पे बहुत रहता है। मतलब प्रति सेकंड, प्रति मिनट एक साथ उसके दिमाग में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं और वो उसके दिमाग को प्रेस करते रहते हैं, दबाते रहते हैं, इतना दबाव बना के रहते हैं कि वो इतने सवालों से हमेशा घबराया रहता है। तो आपको नर्वस दिखेगा, हमेशा डिप्रेस दिखेगा, नर्वस दिखेगा, मूड उसका अच्छा नहीं रहेगा। अगर मूड थोड़े टाइम के लिए अच्छा भी है तो फिर वैसे ही हो जाएगा। ये मेंटल एंजाइटी के लक्षण हैं। दूसरा क्या है, इतने घबराहट और लेकिन सर ऐसा तो लक्षण कभी कभार ज़्यादा वर्क प्रेशर पे भी आ जाते हैं, जैसे कोई मल्टीटास्कर है, उसको बहुत सारे काम कर रहा है, बिल्कुल, तो कभी कभार हो जाता है कि भाई छोटी सी बात पे ही चिड़चिड़ापन हो जाता है। बिल्कुल चिड़चिड़ापन उसका मेंटल एंजाइटी का लक्षण है। और जो मल्टीटास्किंग करते हैं वो भी अंडर स्ट्रेस आ जाते हैं। तो सर ये तो एक कॉमन चीज़ हो गई कि भाई अगर कोई ज़्यादा काम कर रहा है, 3-4 चीज़ें एक साथ कर रहा है, तो कभी कभार तो हो ही जाता है। कभी कभार होना बीमारी नहीं है, लेकिन अगर वो लगातार हो और अक्सर हो, अपनी सोशल लाइफ में हो, मेरी पर्सनल लाइफ में हो, मेरी वर्क प्लेस पे हो, तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाता है। और धीरे धीरे एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होगा, मेरे तीनों क्षेत्र जो हैं, मेरे कार्य क्षमता, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी फैमिली लाइफ, तीनों को ही प्रॉब्लम में डाल देगा। वो सारी चीज़ें अफेक्ट हो जाएंगी उससे। मेरे काम करने की क्षमता गिर जाएगी, मेरी पर्सनल लाइफ जो है, फ्रेंड सर्किल जो है, मेरी अपनी थिंकिंग जो हॉबीज़ हैं उनमें सब में डिसइंटरेस्ट आ जाएगा। जो फैमिली लाइफ है, घर पे इरिटेबल रहूँगा, कुछ कर नहीं पाऊँगा, घर पे काम होंगे बट पहले वाले काम मेरे दिमाग में आ रहे होंगे, ये हो नहीं पाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिलके इंसान को घेर लेती हैं और वो डिसऑर्डर में बदल जाता है। और क्या होता है स्टूडेंट्स में एंग्जाइटी में क्या होता है, ज़्यादा एंग्जाइटी होती है तो ज़्यादा फॉरगेटफुलनेस होती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, मेमोरी वीक हो जाती है, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन ही नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा दिमाग बहुत सारे विचारों से भरा हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम ये कहते हैं, पुराने ज़माने में कहते थे लोग कि जब भी पढ़ो शांत दिमाग से पढ़ो और खेल आओ उसके बाद पढ़ो। जिस तरीके से सर काफ़ी सारी अगर कोई महिला घर पे खाना बना रही होती है और कोई मान लीजिए कोई प्रेस वाला आ गया, कोई भी XYZ बंदा आ गया, तो उसको भी ट्रीट करने लगी, तो ये थोड़ी देर बाद वो बोलेगी कि मैंने नमक डाला नहीं डाला। बिल्कुल, तो शायद ये इसके लक्षण हो गए। हाँ, और जो रिलैक्स बंदा होगा या रिलैक्स लेडी होगी, उसके साथ अक्सर ऐसा नहीं होगा। उसे पता है अपने काम को ऐसे ऑर्गेनाइज करना है। मतलब अगर कोई आएगा भी तब भी वो उसको ट्रीट कर लेगी कि नमक डाला था, याद रहेगा उसको याद रहेगा, उसकी मेमोरी। तो सर अगर ज़्यादा बार भूल जाए बंदा कि नमक डाला नहीं नमक, तो ये कोई एंजाइटी के लक्षण हो गए। हाँ, मतलब उसको मेमोरी में कोई दिक्कत आ रही है और ये एंजाइटी की बीमारी के कारण हो सकता है, और कोई कारण नहीं है तो एंजाइटी के कारण हो सकता है। एक बार उसे अपने रूटीन चेकअप के लिए किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। अब फिजिकल फॉर्म ऑफ एंजाइटी क्या होता है, फिजिकल लक्षणों में मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें पेशेंट डॉक्टर तक, साइकियाट्रिस्ट तक नहीं पहुँच पाता है। उस एंजाइटी में क्या होता है, देखिए, हमारा माइंड हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे पेट को कंट्रोल करता है, हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, हर चीज़ को कंट्रोल करता है। उसमें क्या होता है, फिजिकल एंजाइटी में ज़्यादा पसीना आना, ज़्यादा हार्ट रेट रहना, हाथ कांपना, ठीक है, पैर हिलाना, और क्या हो सकता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आसानी से सांस नहीं ले पाना, ऐसा लगना जैसे दम घुट रहा है, सीना दब रहा है। जैसे कहीं मतलब ज़्यादा रनिंग करके आओ तो उसके बाद जो सांस फूलती है। हाँ, सांस फूलती है, बिना काम करे भी सांस ऐसा लगना जैसे टाइट हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सीना कोई दबा रहा है। तो उनको लगता है कि मेरे चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, बल्कि चेस्ट में नहीं, माइंड में प्रॉब्लम होती है। ऐसी पेट के साथ होता है। जब बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है तो लोगों को समझ में नहीं आता कि हमारे अंदर एंजाइटी की वजह से पेट खराब हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली पेट को भी कौन कंट्रोल कर रहा है, माइंड। तो उनको इतना ज़्यादा वो होता है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे एग्ज़ाम थिएटर में, एग्ज़ाम हॉल में कई बार आपने नोट भी किया होगा, हम सबके साथ में हुआ है कि बच्चे बार बार उठ के बाथरूम जाते हैं जी, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। वो क्या है, वो घबराहट के कारण, एंग्जाइटी के कारण उनको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है।
टॉयलेट जाना पड़ता है, उनको टॉयलेट जो आती है वो स्टूल जो पास करते हैं वो ठीक से नहीं बनता है, पतला स्टूल होगा, बार बार जाना पड़ेगा, एक बार में इंसान फ्रेश नहीं होगा, पेट ऐसा लगेगा जैसे भारी है, भूख नहीं लगेगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स एब्डोमिनल एंजाइटी कहते हैं उसको। पाँच ज़्यादा आएंगे, डकार ज़्यादा आएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, ये सारी चीज़ें, ये भी एंजाइटी के लक्षण हैं। तो मुझे तो लगता है सर जैसे बच्चे बार बार उठ के बाहर जाते हैं तो हो सकता है कभी कुछ नकल के लिए जाते हो। नकल के नहीं, अक्सर मैक्सिमम घबराहट के कारण जाते हैं। उतना वो तब नहीं जाते जब क्लासरूम में पढ़ाई हो रही होती है, बट एग्जामिनेशन हॉल में आपने देखा होगा अक्सर जाते हैं। मतलब एक फियर एंजाइटी डेवलप हो जाती है एग्जाम की। हाँ, तो जिसकी वजह से उनको बार बार यूरिन। हाँ, उनको ये नहीं पता होता कि ये घबराहट के कारण हो रहा है, नर्वस है वो, अब बार बार उनको बाथरूम जाना पड़ रहा है। तो सर ये तो एक नॉर्मल सिम्टम हुआ, या फिर ये इसके लिए भी प्रोफेशनल किसी गाइडेंस की ज़रूरत होती है? अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये सिर्फ एक लक्षण नहीं है, इसके साथ में और भी कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो जाना चाहिए। एंग्शियस बच्चा, अब जैसे एंग्जाइटी का अगर हम करें तो क्या होता है कि एंग्जाइटी को अपने आप में कुछ ग्रुप, अगर हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लें तो एक तो फियर हो गया और एक एंग्जाइटी हो गया। अगर हम बीमारी के रूप को देखें उसके मेडिकल टर्म्स में, तो उसका आधा ग्रुप तो फियर्स में जाता है और आधा ग्रुप जाता है एंग्जाइटी में। अब एंग्जाइटी के फॉर्म क्या हो सकते हैं? जो मोस्ट कॉमन होता है जनरलाइज एंग्जाइटी, मतलब हर काम हर समय बिना कारण के घबराहट होना, हर समय दिमाग में ऐसा लगना जैसे कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ होने वाला है, कुछ करना है, कुछ रह गया। जनरलाइज एंग्जाइटी हर जगह, हर सिचुएशन में, हर टाइम वो थोड़ी एंग्जाइटी चलती रहती है, तो उसे जनरलाइज एंग्जाइटी कहते हैं। एक फॉर्म होता है पैनिक डिसऑर्डर, बीच में इंसान सही रहता है लेकिन अचानक से हार्ट रेट बढ़ जाता है, उसे ऐसा लगता है हार्ट रेट आया, हार्ट रेट बढ़ गया, हार्ट अटैक आया। और वो हार्ट अटैक नहीं होता, वो पैनिक डिसऑर्डर होता है। उसमें हार्ट रेट बहुत तेज हो जाता है, पसीना छूट जाता है, ऐसा लगता है मैं मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा और मुझे कुछ हो जाएगा एकदम से, वो बहुत सडन होता है। इसी ग्रुप में आता है, जैसे आगे आपने सुना होगा, मूवीज़ में भी दिखाया जाता है, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। मेरे साथ एक ट्रॉमा हुआ, कार एक्सीडेंट हुआ, रेप हुआ, मैं एक सोल्जर हूँ, मैं गया वॉर फील्ड में और वहाँ जाके मेरे सामने एक बम फटा, उसमें कई सारे लोग मर गए, और उसको बाद तक वो मेमोरीज आती हैं, इफेक्ट आते हैं, वो पूरी तरफ से ग्रसित हो जाता है, डिप्रेस रहने लगता है, उसको वो सीन दिखते हैं बार बार वो ख्याल आते हैं, कितने साल बीत जाएं बहुत खतरनाक ख्याल आते हैं और एकदम चौंक जाता है, डर जाता है। एंग्जाइटी में लोगों की नींद भी गड़बड़ हो जाती है, तो PTSD वाले पेशेंट्स की नींद गड़बड़ होती है। और फॉर्म क्या होता है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे कि हिस्टेरिकल डिसऑर्डर, डिसोशिएटिव डिसऑर्डर, हिस्टीरिया जिसे कहते हैं जनरल टर्म्स में। जैसे आपने सुना होगा कि बीच में आया था वो चोटी काटने वाला, है ना, वो सीन, और अब उससे पहले आया था ब्लैक मंकी, है ना, कि और कई बार स्कूलों में भी होता है कि आपने गांव देहात, कई बार एक बच्ची को फिट पड़ता है तो दूसरा बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है, धीरे धीरे उसको भी पढ़ने लगता है, फिर तीसरे को उसको देख के पढ़ने लगता है, चौथे को, एक चेन बन जाती है, सबको धीरे धीरे एक फिट की तरह से आने लगता है। वो फिट नहीं होता, वो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो घबराहट के कारण उसको इस स्टेट में ले आता है। तो वो ब्रेन से रेगुलेटेड होता है, वो उसकी सोच से रेगुलेटेड होता है, उसके अंदर जो डर हो जाता है वो सबकॉन्शियस माइंड से अंदर ही अंदर इस तरह से घूम जाता है कि हिस्टेरिकल फिट्स पड़ने लगते हैं, दौरे, बिच्ची बन गई जिसे कहते हैं। लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग पे देखोगे तो वो दौरा नहीं होगा, CT स्कैन नॉर्मल होगा। ऐसा ही होता है, ये भी आपने देखा होगा मूवीज़ में बहुत ज़्यादा, मल्टीपल पर्सनैलिटी, राइट, पिक्चर भी आई थी उस पर। उसमें क्या इंटरेस्टिंग होता है कि एक आदमी के वो स्ट्रेस के कारण होता है, अपनी पुरानी मेमोरीज, स्ट्रेस मेमोरीज में क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा प्रेस्ड हो जाता है एंग्जाइटी से, इतना ज़्यादा दबाव में आ जाता है कि वो अपने आप को भूल के एक दूसरा रूप धारण कर लेता है, जिससे कि मैं इसके प्रभाव से बच पाऊँ। A के प्रभाव से B बचना चाहता है कि A को तो बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो अपनी फॉर्म से मैं निकल के दूसरी फॉर्म में पहुंच गया और मैंने इसकी मेमोरी भुला दी, मुझे कुछ याद नहीं रहेगा कि इसके साथ क्या हुआ, और मैं B में होके शांत में हूँ, सुकून में हूँ, और मैं पहले को याद नहीं करना चाहता। तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना कॉम्प्लेक्स है, एक तरह से स्विच ऑफ
स्विच ऑन मैकेनिज्म करता है कि कभी तो ब्रेन को स्विच ऑन कर देगा, कभी ऑफ कर देगा। हिस्टेरिकल फिट्स भी इसी का एग्जाम्पल होता है कि जब बहुत ज़्यादा तनाव आता है तो आदमी को एकदम से खट से, जैसे एमसीबी गिर जाती है इलेक्ट्रिसिटी उसमें, तो वो बेहोश हो जाता है, ऐसे माइंड को ऑफ कर देता है जिससे कि ब्रेन पे आघात ना हो। अगर क्योंकि वो उस पोजीशन में उस तरह से उसको बहुत ज़्यादा सोचता रहेगा तो उसके माइंड में कुछ भी हो सकता है, कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी हो सकती है, कोई भी ट्रॉमा उसके दिमाग को बिगाड़ सकता है, नस फट सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ब्रेन अपने आप को रिलैक्स कर देता है अपने आप को ऑफ करके, और आदमी बेहोश हो जाता है। कोई बैड न्यूज़ सुनी, सडनली ऑफ कर दिया। तो ये इसकी फॉर्म्स है, इतनी वैरायटी ऑफ फॉर्म। तो अच्छा सर, अगर कोई बंदा अपने को चेक कराना चाहे, मान ली वो सही है लेकिन उसे लग रहा है कि ऐसे डायग्नोज करवाना चाह रहा है एक रूटीन चेकअप के लिए, तो वो साइकेट्रिस्ट पे मिल सकता है? बिल्कुल मिलना चाहिए अगर ऐसा है तो। लेकिन सर कहीं कहीं मिथ भी है कि भाई यार अगर मैं मिलूंगा तो कहीं मुझे दवाई ना खानी पड़ जाए, कहीं मुझे नींद की गोली ना दे दें, मतलब कहीं, जबकि मैं तो सही हूँ, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। एंग्जाइटी बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है और सबको आजकल इतने स्ट्रेसफुल वर्ल्ड में थोड़ा बहुत स्ट्रेस ज़रूर रहता है, लेकिन सबको दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं। कुछ लोगों को काउंसलिंग करी जाती है, कुछ लोगों को थेरेपी। आप म्यूज़िक थेरेपी के स्पेशलिस्ट हैं। ब्रेन वेव्स के मिड ब्रेन एक्टिवेशन के साथ आप अपने बच्चे की क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ना तो आपको पता है जैसे म्यूज़िक थेरेपी से ब्रेन वेव्स में काम करते हैं और थेरेपी के द्वारा उनको रिलैक्स करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती हैं। कोई ऑफिस गोइंग है, उसके पास इतना टाइम नहीं है, तो उसको माइल्ड मेडिकेशन दिया जाता है, साथ में काउंसलिंग किया जाता है, उसको रिलैक्स किया जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन अब लोगों का व्यू चेंज हो रहा है। वो लोग अपने आप आते हैं, कहते हैं, मिलते हैं, सुनते हैं, बताते हैं कि भाई इस तरह से हो रहा है। पढ़ के आते हैं, कई बार न्यूज़पेपर्स में आता है, उससे समझ जाते हैं, लोग आने लगे हैं। भारत सरकार की पहल है, उसमें वो लोग कई बार एडवर्टाइज भी करते हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। दूसरा फॉर्म जो एंग्जाइटी का होता है वो होते हैं फोबियाज। फोबियाज मतलब स्पेसिफिक फियर्स। उसमें वो भी एंग्जाइटी का एक फॉर्म होता है। उसमें कई सारे आते हैं। सोशल फोबिया, एक ऐसा इंसान जिसको सोसाइटी में निकलने में डर लगता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है, उसे लगता है मैं बाहर निकल गया तो लोग मुझसे कुछ पूछ लेंगे, और पूछ लेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। वो फोबियाज हो गए। ये एक वैरायटी है। तो कहीं ना कहीं सर ये फोबिया जो है पर्सनैलिटी भी तो हो सकती है बंदे की, कुछ ऐसी पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी एक तरह का साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। इस तरह के फोबियाज जो जिनकी पर्सनैलिटी में होते हैं वो भी एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जिसको ट्रीट किया जाना मस्ट है। और जैसे ये वाले फोबियाज हो गए, वैसे एक फोबियाज होते हैं स्पेसिफिक फोबियाज जो माइल्ड होते हैं और जनरली सब में होते हैं। जैसे मैं अपना बताता हूँ, मुझे हाइट का फोबिया है, कुछ लोगों को वाटर फोबिया होता है, कुछ लोगों को इंसेक्ट फोबिया होता है, कुछ लोगों को एरोप्लेन का फोबिया होता है ना। तो इस तरह से स्पेसिफिक फोबियाज होते हैं। कुछ लोगों को क्या होता है, स्टेज फोबिया होता है। स्टेज पे गए, आता बहुत कुछ है, लेकिन कैमरे को फेस किया, स्टेज पे गए, कुछ नहीं बोल पाते हैं। वाइवा में बच्चा एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम में अच्छा लिख के आ गया, बट वाइवा में जाके बोल नहीं पाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई, फोबिया हो गया, परफॉर्मेंस फोबिया हो गया कि मैं उसके सामने जाके क्या बोलूँगा, मुझसे कुछ और ना पूछ ले जो मुझे ना आता हो। जबकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको सब कुछ आता हो, लेकिन उसको ये विचार इतना ज़्यादा खा जाता है कि कुछ और पूछ लेगा और मुझे आएगा नहीं तो मैं क्या करूँगा। उसका दिमाग ये सब सवाल जवाब करता रहता है। जबकि जिसको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, वो कैसे सोचेगा? उसकी नॉर्मल थिंकिंग क्या होगी? उसकी नॉर्मल थिंकिंग ये होगी कि मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया है, जो पूछेगा मैं जवाब दे दूंगा जितना भी मुझे आता है। इसके आगे वो ज़्यादा नहीं सोचता है। एंग्जाइटी वाला पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है, एक्सेसिव सोचता है, रिपीटेटिव सोचता है, सोचते ही चला जाता है। वो अपनी सोच से परे ही नहीं हो पाता है, घूमता रहता है उसके दिमाग में विचार। तो इस पे सर हमारे थॉट्स भी काम करते हैं ना। जैसे एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही, मतलब है थोड़ा सा पार्ट से हट के है ये। एक बच्चा था साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो उसका वाइवा हुआ, तो उससे एग्जामिनर ने पूछा कि चिंता क्या है। तो उस बच्चे ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा मेरी चिंता हरी करे, मुझे ना चिंता कोई। अब वाइवा वो भी कह रहा था उसका जो एग्जामिनर वाले, यार इसको क्या कहूँ। तो सर ये बच्चे की तो थॉट प्रोसेस बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल अलग है। इसको तो एंजाइटी दूर दूर तक नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। इस तरह के बच्चे बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं और
इसका एलिमेंट सब में थोड़ा, ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक बच्चा होगा जी कितना प्यारा उसने जवाब दिया, कितना सोच समझ के जवाब दिया, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, इसी क्लासिफिकेशन में जैसे मैं आपसे अभी हमने बताया कि एंजाइटी का जो इंसान होता है उसके दिमाग के विचार इतना फास्ट, इतना ज़्यादा, इतने रिपीटेटिव होते हैं, जिससे एक बहुत कॉमन बीमारी पैदा होती है जिसका नाम क्या होता है, OCD। आपने ज़रूर सुना होगा। OCD मतलब वहम की बीमारी, बार बार हाथ धोना, बार बार हाथ धोना, खुजली मचना, यार कहीं मेरे ऊपर चींटी चल रही है ऐसा। हाँ, उस बार बार कुंडी चेक करना, बार बार नोट गिनना, कॉन्फिडेंस नहीं है तो गिनते समय मैंने लॉक कर दिया नहीं कर दिया, हाँ, मैंने गिना नहीं गिना। हाँ, जी, नोट गिनना से कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ज़्यादा कम कर ही नहीं पाते हैं। OCD के बहुत सारे बच्चे इस तरह से आते हैं कि मैं एक लाइन पढ़ ली और मुझे लगा मैंने पढ़ा ही नहीं, वो वापस वही पढ़ रहा है, फिर वही पढ़ रहा है, वही पढ़ रहा है, जवाब उसको सब समझ में आ गया, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं सही से कर पाऊंगा। तो वो जो एक लाइन उसने 1 मिनट में पढ़नी थी, उसने 1 घंटा लगा दिया, बार बार वही पढ़ गया और सारा चैप्टर आगे का छूट गया। तो ये एक एंग्जाइटी का फॉर्म है OCD, जो बहुत कॉमन होता है फीमेल्स में, बार बार हाथ धोना। उसमें क्या होता है, रिपीटेटिव थॉट आते हैं कि हाथ धो गंदा है, हाथ धो गंदा है, हाथ धो गंदा है, हाथ धो गंदा है। वो इस विचारों की चेन से निकल ही नहीं पाती है। आजकल से कोरोना टाइम में ये हाथ धोना तो बड़ा अनिवार्य है। मैंने बहुत छोटे बच्चों को देखा है जिनका लिमिट इतना क्रॉस हो गया कि वो लॉकडाउन में बिल्कुल लॉक थे अपने घर में, और लेकिन कहीं बाहर नहीं जा रहे थे, कोई कंटामिनेशन नहीं हो रहा था, लेकिन बिना कारण के रात में सोते सोते उठ के भी हाथ धो रहे थे, तो वो OCD हो गया। वो नॉर्मल सिचुएशन से कहीं बच्चों के दिमाग में कहीं बैठ गई ये बात जी, कि कोरोना मुझे हो गया, कोरोना मुझे हो गया, कोरोना मुझे हो गया, हो ना जाए या हो ना जाए, हो ना जाए, हो ना जाए, तो मैं हाथ दूं। वो एक लिमिट को क्रॉस कर गया। तो जब लिमिट पार हो जाए किसी चीज़ की तो वो बीमारी बन गई। जैसे शुरुआत में आपका क्वेश्चन था कि हम कैसे पहचानें, तो इस तरह से लोग पहचान लेते हैं कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। कि जो भी चीज़ एक्सेस हो रही है अगर किसी भी दिशा में, मतलब अगर कोई हस्बैंड आकर रोज ही लड़ रहा है तो ये लिमिट क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब कुछ एंजाइटी ज़्यादा है, इसको डॉक्टर में लेके चलना। हाँ, घर से जैसे कोई वर्किंग हाउसवाइफ है, उसका एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है वर्क प्लेस पे, वहाँ ये करना है, वो करना है, काम अधूरा है, घर जाके करना है, उससे इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती है, इतनी ज़्यादा इरिटेबल हो जाती है कि उसका गुस्सा घर पे जाके फूट जाता है और वो चिड़चिड़ी रहती है, चिड़चिड़ा होना नहीं चाहती है, रहती है। तो वो भी एंग्जाइटी का कारण हो सकता है। एंग्जाइटी साइकेट्रिक डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो सर ये सब चीज़ें दवाई से सही होती हैं या अपने अच्छे थॉट से सही होती हैं? दोनों चीज़ों से सही होती हैं। अच्छा, मतलब काउंसलिंग भी इसमें अच्छे थॉट से। साइकेट्री में और स्पेशली एंग्जाइटी में दवाई कभी ठीक नहीं कर सकती। दवाई के साथ में पेशेंट को काउंसलिंग के सहारे भी आगे लेके चलना पड़ता है। धीरे धीरे दवाई को हटा लिया जाता है और पेशेंट को पुश कर दिया जाता है आगे। अच्छा, कि तुम जाओ और ट्राई करो। OCD का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम लोग? कई बार ऐसे करते हैं कि जिस चीज़ से उसे सबसे ज़्यादा डर होता है उसी चीज़ को बार बार करवाते हैं। जैसे किसी को डर है डर्ट का, मतलब धूल का, कि मेरे हाथ पे धूल ना लग जाए वरना मुझे टेटनस हो जाएगा, तो कई बार उस फियर को हटाने के लिए हम वही करवाते हैं। तुम हमारे सामने इसको छुओ, और छू के उसका हाथ पकड़ लेते हैं और पकड़े रहते हैं 5, 10, 15, 20 मिनट तक, और उसको डर होने देते हैं। एक लिमिट के आगे उसका डर खत्म हो जाता है। फिर हम दिखाते हैं कि देखो क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ ना। तो एज अ डॉक्टर वो हमें ट्रस्ट करता है और फिर वो धीरे धीरे अपने फियर से निकल पाता है। अच्छा सर, कुछ लोग होते हैं जैसे कोई नैरो प्लेस में जाते हैं कहीं भी, तो वहाँ लगता है यार मुझे सांस नहीं आ रही, जबकि और लोग भी जा रहे हैं। अगैरोफोबिया, क्लस्टरोफोबिया, उस टाइप के मैंने पेशेंट्स कितने सारे देखे हैं। 2-3 का एग्जाम्पल मुझे डेयर्ड एग्जाम्पल याद है, जिसमें कि वो ट्रेन कोच में जा रहे थे, ट्रेन कोच में बहुत डर था उसको कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी और मुझे कुछ हो ना जाए इसके अंदर, तो उस चलती ट्रेन से वो कूद गए। अच्छा, चलती ट्रेन से वो लोग कूद गए। इस तरह के पेशेंट्स भी मैंने देखे हैं कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, मुझे सफोकेशन होने लगी, मुझे ऐसा लगा मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। ये चीज़ लिफ्ट में हो सकती है, टनल्स में हो सकती है, कई बार एरोप्लेन्स में होती है, सिनेमा थिएटर में आती है जहाँ लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, नैरो प्लेस किसी ने आपने दरवाज़ा बंद कर लिया एकदम डर हो जाएगा। कुछ लोग इस कारण से बाथरूम का दरवाज़ा तक खोल के नहाते हैं कि मैं घबराहट वाले पेशेंट्स ये बताते हैं आके कि दरवाज़ा खोलना पड़ता है। तो सर इसमें क्या मेडिसिन की रिक्वायरमेंट रहती है? इसमें मेडिसिन प्लस काउंसलिंग दोनों ज़रूरी है।
कई बार इतनी ज़्यादा घबराहट बेचैनी रहती है कि लोग अपने पसीने के कारण, घबराहट के कारण, डर के कारण कपड़े तक उतार देते हैं। रात में ठंडे पसीने आ जाते हैं उनको सोते सोते, शरीर कांप जाता है, मुंह सूख जाता है बोलते बोलते, इतने नर्वस हो जाते हैं कि ऐसा लगता है शरीर का सारा पानी उड़ गया और सारे कपड़े निकाल के फेंक देते हैं और घर से बाहर भाग जाते हैं कि मुझे कोई नई जगह मिले। तो इतना वैरायटी कहीं ऐसा लगता है कि शरीर में कोई भी रोग होता है तो उसका कहीं ना कहीं से कनेक्शन मेंटल से ही होता है, दिमाग से ही चालू होता है वो सारा रोग। पूरी बॉडी का कंट्रोल माइंड में होता है, माइंड में भी विचारों और मन से होता है, और मन और विचार हमारा साइकी का पार्ट है। इसलिए साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, वो अपने शरीर से कुछ भी करा सकती है। बल्कि एक, जैसे आपने सुना होगा फैंटम लिम्ब, मतलब जैसे किसी का टांग कट जाता है किसी चीज़ में, बट उसे एहसास होता रहता है कि मेरा पास मेरा लिम्ब है, मेरी टांग है। उसे एहसास ही नहीं होता कि मेरी टांग कट चुकी है, उसे ऐसा लगता है कि मेरे पास पूरी टांग अभी भी है। तो उसका ब्रेन उसे इमेजिन कराता है, वो इतना तक हो सकता है, ब्रेन कुछ भी क्रिएट करा सकता है। अच्छा सर, इसके कुछ ऐसे क्योर बताइए जो कोई अगर लग रहा है तो भाई अभी मान लिया पेशेंट्स जाने के नहीं है कि उसे एक मतलब लक्षण अभी उसे इतने नहीं है हाई, लेकिन हाँ लक्षण है उसके अंदर, तो क्या वो कुछ ऐसे घर पे घरेलू उपाय कुछ करें या ऐसे कुछ थॉट प्रोसेस क्या चेंज करें, उसके घर वाले क्या करें कि जिससे उसको घर पे भी आराम मिले? सबसे पहला सबसे आसान काम जिससे कि हम इन लक्षणों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया और एंजाइटी क्रोनिक हो गई, एक टाइम से पार निकल गई, तो क्रोनिक एंजाइटी फिर कभी सही नहीं होती है और हमेशा के लिए बैठ जाती है। उसको टाइमली ठीक करना बहुत ज़रूरी है। क्रोनिक एंजाइटी आदमी को पूरी तरह झंझोड़ देती है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि समझना कि एंजाइटी नाम की एक बीमारी भी होती है, तभी तो उसको ट्रीट करेगा। 90% तो लोग समझ ही नहीं पाते कि घबराहट है। जैसे पेट खराब हुआ तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास, हार्ट रेट बढ़ा तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास, सांस में दिक्कत हुई तो चेस्ट फिजिशियन के पास, वो समझ नहीं पाते हैं। और वहाँ पे सब नॉर्मल निकलता है, वहाँ सब नॉर्मल निकलता है, तो डॉक्टर भी परेशान रहता है और पेशेंट भी परेशान रहता है, वो भी समझ नहीं पाते हैं और सालों खिंच जाते हैं इसमें। तो सर जैसे वो अपने चेकअप कराने कार्डियोलॉजिस्ट गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गए, तो ऐसी क्या साइकेट्रिस्ट के पास भी आ सकते हैं, मतलब कि यार मुझे ऐसा लग रहा है? वो आते हैं कई बार, इतनी मोटी फाइलें 6, 7, 8, 10, 12, 15 साल की हिस्ट्री लिए कि ये सारे चेकअप्स, लाखों रुपए के चेकअप्स, वैरायटी ऑफ सेंटर्स, डॉक्टर शॉपिंग करके आते हैं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, इससे आराम नहीं हुआ, इससे आराम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो धीरे धीरे इतने वहम पड़ जाते हैं कि मुझे ठंडे की एलर्जी है, मुझे गर्म की एलर्जी है, मैंने ठंडा खा लिया, मैंने गर्म खा लिया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मैं ये खा सकता हूँ, मैं ये नहीं खा सकता हूँ। इतना ज़्यादा वहम में पड़ जाते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ खाना छोड़ जाते हैं और पेट एकदम ख़राब रहने लगता है, दिमाग ख़राब रहने लगता है, डर रहने लगता है, हर चीज़ से डर के रहते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, उनको देख के बहुत दुख होता है। अच्छा, ये जो मैं आपका जो सवाल था कि उसको ट्रीट कैसे करें, तो उसका ट्रीटमेंट होने का घर से, खुद से सबसे पहला ज़रूरी है कि वो पहचाने एंग्जाइटी क्या है। मैंने जितने भी आपको लक्षण बताए मोटे मोटे कि ये वहम करना, ये खाने में ठीक है या नहीं है, या बार बार पेट खराब होना, टेस्ट नॉर्मल आना, उसके एक्सरे टेस्ट करा लिया, ECG करा लिया, सब नॉर्मल आना, तब भी गड़बड़ है, ये कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है। कई बार डॉक्टर खा ली, बहुत सारी दवाई खा ली, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, घबराहट रह रही है, चिड़चिड़ापन है, नींद में प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, पाचन में प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, हाथ कांपते हैं, पसीने ज़्यादा आते हैं, मुंह सूख जाता है, अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते हैं, बहुत डरे हुए रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं, पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ये सारी एंग्जाइटी के फॉर्म है। तो पहले उनको पहचान लेना ज़रूरी है। जो इंसान इनको पहचान गया वही उसका उपचार कर सकता है। तो पहले सबसे ज़रूरी है पहचानना कि हाँ, इस तरह की बीमारी, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट जितना शरीर। तो जब तक वो पहचानेगा नहीं तब तक वो करेगा नहीं, और अगर उसने पहचान लिया तो उसको एनालाइज करना चाहिए, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हुआ, किस तरह से मुझे हुआ, और उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उन सारी बातों को वो समझ पाए। और मतलब घर में भी थोड़ा माहौल चेंज होना चाहिए, तभी तो थॉट प्रोसेस शायद चेंज हो। हाँ, लेकिन उसके लिए फैमिली सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। सिर्फ उसका ही समझना ज़रूरी नहीं है, उसके फैमिली मेम्बर्स को भी समझ में आना चाहिए कि एंग्जाइटी ये बीमारी है, जानबूझ के नहीं कर रहा है। आपने बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को सुना होगा
कि अरे ये तो घबरा जाती है बेचारी, बहुत सीधी है, ये डर जाती है, देखो अब वो जैसे हिस्टेरिकल दौरे हो गए, बार बार बिच्ची लग जाना। आप पूछोगे पेशेंट से कि आप मिर्गी का दौरा था, तो मना कर देगा नहीं मिर्गी का दौरा तो नहीं था, बस बिच्ची लग जाती है, बेहोशी आ जाती है, घंटों रहती है, थूकाता रहता है, हाथ पाँव टाइट कर लेता है या टाइट कर लेती है। तो दौरा नहीं होता, वो हिस्टेरिकल दौरे होते हैं। वो हिस्टेरिकल दौरे में पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं कि वो भी मानने लगते हैं कि ये दौरे हैं, और उनका डर पेशेंट के डर को और ज़्यादा बढ़ा देता है, तो डर दुगना हो गया। उसके बाद पड़ोसी आए, उन्होंने डिस्कस किया अरे इसको तो भूत आ गया, प्रेत आ गया, इसे झाड़ा लगवाओ या इसे कुछ बंधवाओ, ये करवाओ वो करवाओ, या उस डॉक्टर को दिखाओ या ये करो घरेलू नुस्खे। तो वो जो पेशेंट है वो तीसरे की बात सुन के और ज़्यादा डर गया। अब पहले खुद डरा हुआ था एंग्जाइटी के कारण, फैमिली मेम्बर ने डराया, फिर नेबर्स ने डराया, फिर उसने कुछ गूगलिंग कर ली, गूगल में पढ़ लिया, अब वो बिल्कुल ही डर गया। तो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि करना क्या है। वो बिल्कुल ही अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है कि उसे तो वाकई में ऐसा लगता है कि जैसे मुझे दौरे ही हैं, मुझे कुछ याद नहीं आता। याद वाकई में नहीं रहता, क्योंकि ब्रेन उसके ब्रेन जो है अपने मैकेनिज्म को ऑफ कर देता है कि तू जिससे जिंदा रहे, बचा रहे, या तेरा दिमाग बिल्कुल ही ना खराब हो जाए, मैं अपने आप को ऑफ कर देता हूँ, और उसकी मेमोरी लॉस कर देता है वो उस टाइम की। तो इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ पेशेंट ना समझे, फैमिली मेम्बर्स भी समझे इस बात को कि एंग्जाइटी भी एक तरह की बीमारी है और उसको सीरियसली लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बीमारी हम बात करें तो बीमारी पैदा होती क्यों है। एंग्जाइटी जो है जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। राइट, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा जेनेटिकली लिंक्ड है, मतलब जीन्स के कारण भी एंग्जाइटी आती है। मदर फादर में अगर एंग्जाइटी है तो बच्चे में एंग्जाइटी आएगी, तो वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, उसको जेनेटिक एंग्जाइटी है। मदर को डिप्रेशन तो बच्चे में एंग्जाइटी आ सकती है, फादर को PTSD था तो बच्चे में एंग्जाइटी आ सकती है, मदर को OCD था तो पोती तक में OCD आ सकती है, इतना तक जा सकता है वो आगे। तो जेनेटिक फैक्टर होते हैं। मेडिकल फैक्टर की वजह से भी एंग्जाइटी होती है, जैसे थायराइड में, हाइपरथायराइड में एंग्जाइटी रहती है पेशेंट को। तो इसमें अगर आप सिर्फ एंग्जाइटी ट्रीट करोगे तो वो ट्रीट नहीं होगा, आप उस मेडिकल कारण को भी ट्रीट करो और बाद में एंग्जाइटी ट्रीट करो, तो दोनों ग्रुप को जब ट्रीट करोगे तब वो ट्रीट होगा। तो पहला कारण जेनेटिक भी हो गया, मेडिकल भी हो गया, साइकोलॉजिकल तो होता ही होता है, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, वो है एडिक्शन। किसी भी चीज़ का एडिक्शन यूजुअली जो स्मोकर्स होते हैं वो कई बार रात को जागने के लिए या इंटरव्यू में जाने से पहले, इंटरव्यू में आने के बाद अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए अल्कोहल ले लेते हैं या स्मोक कर लेते हैं। तो ये भी पार्ट, एडिक्शन बहुत बड़ा पार्ट है एंग्जाइटी का। जब ये एडिक्शन होता है सामने तो हमें दिखता नहीं है कि पीछे एंग्जाइटी है, बट आप उसको ढूंढोगे तो पीछे पता लगेगा। इसके पीछे अपनी घबराहट को, एंग्जाइटी की वजह से नींद खराब रहती थी। अब नींद को सही करने के लिए उसे ये नहीं पता था कि डॉक्टर के पास जाना है, साइकेट्रिस्ट के पास जाना है और पहचानना है कि मुझे नींद क्यों ख़राब रह रही है। बस उसका सोल्यूशन ये ढूंढ लेता है कि अल्कोहल लेने लगता है। धीरे धीरे उसको आदत लग जाती है और आदत लग के एंग्जाइटी एक साइड आ जाती है, अल्कोहल की आदत लग जाती है। और अल्कोहल सब्सटेंस इंड्यूस एंग्जाइटी, मतलब कोई भी नशे वाला पदार्थ, चाहे वो स्मैक हो, चाहे वो टोबैको हो, चाहे वो निकोटीन हो या अल्कोहल हो, वो सब धीरे धीरे एंग्जाइटी को बढ़ाते हैं। वो धीरे धीरे एंग्जाइटी को बढ़ाते हैं। तो पहले तो आपको ऐसा लगता है कि उससे हमारी एंग्जाइटी रिलीफ हो रही है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के बाद क्या होता है, उनका लेना ही एंग्जाइटी बढ़ा देता है। स्मोक किया और धड़कन बढ़ गई, स्टिमुलेशन हो गया तो उसकी एंग्जाइटी और ज़्यादा बढ़ गई। वो अपने नोट करने लगा, अरे मेरी धड़कन बढ़ रही है, एक पैक और, हाँ, तो उसको सप्रेस करने के लिए एक और, फिर बढ़ गई, उसको सप्रेस करने के लिए एक और। वो ये नहीं सोच पाता कि अरे पहले तो ये रिलीव कर रही थी टेम्परेरीली शुरुआत में, लेकिन बाद में यही मुझे एंग्जाइटी दे रही है। तो वो घिर जाता है इन चीज़ों से और वो उसको खुद समझ में नहीं आता। तो जो एडिक्शन वाले पेशेंट होते हैं उनको भी ज़रूर अपना चेकअप कराना चाहिए, देखना चाहिए कि कहीं ये एंग्जाइटी के कारण तो नहीं है। स्टेज पे जाने से पहले कहीं भाषण देना है तो बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ करके जाते हैं। कोई दवाई खा लेता है एग्ज़ाम में जाने से पहले, कोई स्मोक कर लेता है, कोई ड्रिंक कर लेता है,
कोई गांजा ले लेता है, कोई चरस ले लेता है। तो ये भी एक बहुत वैरायटी ऑफ फॉर्म है, बट लोग समझते नहीं हैं कि ये मुझे एंग्जाइटी फैक्टर है। वो सोचता है कि इसका शॉर्टकट सोल्यूशन ढूंढ के जल्दी से मैं इसको ठीक कर लूँ और आगे बढ़ जाऊँ, बट उसको ये समझ में नहीं आता कि एंग्जाइटी सिर्फ यहाँ नहीं है, वो तो और भी जगह है, आपको समझ में नहीं आ रही है। उसने आपके काम को प्रभावित कर रखा है, तो उसको जड़ से सही करना ज़रूरी है। अपनों को और अपने सपनों को करें सुरक्षित हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। अच्छा सर, जैसे आज की तारीख में हम मतलब जो वर्क प्रेशर है या मतलब काम करना है, ऑफिस वर्क है, घर का भी काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब भी क्या वर्क प्रेशर या हमारी जो ड्यूटीज़ हैं कि हम सुबह वर्क शिफ्ट में काम कर रहे हैं, रात की ड्यूटीज़ पे काम कर रहे हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं एंजाइटी को कोरिलेट करते हैं हमारे मतलब लाइफ स्टाइल में, कहीं इसका रोल रहता है? देखिए, आजकल बहुत ज़्यादा बात होती है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की, लाइफस्टाइल चेंजेस की हम खूब बात करते हैं, हर डॉक्टर बात करता है, टीवी शो बात करता है, लेकिन हम उसको मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट से टच नहीं करते। इनफैक्ट जो लाइफस्टाइल है वो हमारी साइकी पे निर्भर करता है, हमारी सोच पे निर्भर करता है, हम अपना लाइफस्टाइल कैसे रखना चाहते हैं। अगर हमारा लाइफस्टाइल जैसे आजकल है, आज का आप युग देखें, टीनेजर्स को देखें, आईटी वर्कर्स को देखें जो आउट ऑफ होम रह रहे हैं, उनका शेड्यूल कितने ख़राब रहते हैं जी। ठीक है, एडिक्शन भी है, पार्टीज़ भी हैं, किसी टाइम का कोई टाइम नहीं है, किसी शिफ्ट में काम कर रहे हैं, कभी सो रहे हैं, कभी जग रहे हैं। ये हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि हमें ये भी करना है, वो भी करना है, हमें पैसे भी कमाने हैं, नाम भी कमाना है, सेटिस्फेक्शन रेट तो है ही नहीं ना कहीं, सिर्फ एंग्जाइटी है मन में कि ये भी वो भी, ये भी इधर भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, सब कर लूँ, सब कुछ कर लूँ, सब कुछ कमा लूँ, सब कुछ पालूँ। ये लाइफस्टाइल इतना ख़राब है कि वो लोगों को धीरे धीरे मार ही देगा एक दिन। इस लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, इस सोच की वजह से, ये लाइफस्टाइल सोच से जुड़ा हुआ है और इस सोच की वजह से लोगों को लाइफस्टाइल ख़राब हो गया और इस ख़राब होने की वजह से शुगर, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियाँ, कार्डियक प्रॉब्लम्स, ये सारी पैदा हो गई हैं। तो लाइफस्टाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी साइकी का, ये हमारी थिंकिंग से रिलेट करता है। अगर हमारी ऐसी पर्सनैलिटी है, मैं बहुत उतावला टाइप का व्यक्ति हूँ कि मुझे घूमने भी जाना है, तो मुझे दूसरे घंटे पढ़ाई भी करनी है, तीसरे घंटे मुझे पार्टी में भी जाना है, चौथे घंटे मुझे पैसे भी कमाने हैं, पाँचवें घंटे मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। तो लाइफ स्टाइल में आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा हौच पौच है, अपने लिए टाइम नहीं है। मैं 1 घंटा बैठ के सोच सकूँ सिर्फ अपने बारे में, ये तो टाइम है ही नहीं किसी, तो टाइम है ही नहीं। भगवान को 10 मिनट दे सकूँ, मैंने क्या किया, क्या अच्छा किया आज, मेरे साथ आज पूरे दिन में कितना अच्छा हुआ जिस पे मैं हंसा और मुझे कितनी बार हंसी आई और कितनों को हंसाया, ये तो अब सोचने का टाइम ही नहीं है किसी के पास। इनफैक्ट होता क्या है, जो इंसान आजकल ज़्यादा बोलता है, आप गांव में जाओगे अगर तो खाट डाल के लोग बैठे रहते हैं गांव में, और शहर का आदमी अगर जाके उनसे पूछता है कि भैया रास्ता कहाँ से हमें बता दो, और अगर वो लोग ज़्यादा बोलने लगते हैं कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाओगे, कहाँ के हो, तो वो लोग चिढ़ जाते हैं। अब देखिए लाइफस्टाइल डिफरेंस, वो श्याम व्यक्ति आराम से खाट डाल के घंटों वहाँ बैठा हुआ है, मस्ती में है, और इधर ये बहुत हड़बड़ी में है जो पहुँचना है अपने डेस्टिनेशन पे, तुरंत पहुँचना है, वहाँ जाना है, टाइम हो जाएगा, वहाँ से लौट के आना है, काम निपटाना है। तो ये लाइफस्टाइल चेंज है। उस पर जो शांति से बात कर रहा है, ये दूसरा व्यक्ति जो बहुत हड़बड़ी में है, उस पर चिढ़ाने लगता है, अरे यार मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये क्या बता रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है, मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। तो ये लाइफस्टाइल जो है हड़बड़ी वाला, हम ऑफिस भाग रहे हैं, लेट हो गए, हाथ में नाश्ता है, मुंह में खाया, कुछ गिराया, कुछ कान में पकड़ के ले गए, एक हाथ में फ़ोन है, दूसरे हाथ में, ये सब कहीं ना कहीं सर टाइम मैनेजमेंट का भी पार्ट है, टाइम मैनेजमेंट लाइफस्टाइल का, और लाइफस्टाइल साइकी का जी, दिमाग का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने लाइफस्टाइल को हम कम से कम आधा घंटे अपने आप को दें, जिसमें हम सोचें कि हम कितना खुश हुए, मैं कितना सेटिस्फाइड हूँ, आज दिन भर में मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स कितना रहा। मैं सारे दिन 24 घंटे में अगर 12 घंटे काम किया तो 1 घंटा कितना खुश था मैं, जिसमें मुझे सेटिस्फेक्शन लगा कि ये काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सपोज़ मैंने आज दिन भर काम किया, लेकिन 10 मिनट मैंने ऐसा काम किया जिससे दूसरे को बहुत सहायता हुई और जिससे मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
एक व्यक्ति की मैंने हेल्प करी, उसे हॉस्पिटल ले गया, उसका इलाज कराया, वापस घर छोड़ के आया, उसने मुझे बहुत सारी दुआएं दी जिससे मैं बहुत खुश हुआ। और मैं उस चीज़ को अगर आधा घंटा बैठ के सोचूं कि कितना अच्छा किया, कि मेरी आत्मा को शांति मिली, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने आप को हैप्पी फील करना लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के लिए। अच्छा सर, कभी कभी ऐसा लगता है कुछ बदलाव होता है अगर लाइफ में कुछ चेंजेस होते हैं तो उससे भी एंजाइटी लेवल पे या एंजाइटी पे कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जैसे कि जब हम बच्चे होते हैं, जब हम स्कूल चिल्ड्रन होते हैं, स्कूल से जब हम हॉस्टल की तरफ जाते हैं तो बच्चा की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। वो सोचता है अब तक जो प्रोटेक्शन मुझे पेरेंट्स से मिली वही बाहर मिलनी चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ये लाइफ का मोड़ आया जिसमें बच्चा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से अनप्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में गया, तो उसके लाइफ में चेंज आ जाता है। तो ये बदलाव भी उसकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। अब यहाँ पर फिर वही सिचुएशन आती है कि फाइट करता है या फ्लाइट कर जाता है, छोड़ के वापस घर भाग आता है, या वहाँ से लड़ता है और जीत जाता है या हार जाता है। जैसे एक लाइफ के स्टेज से दूसरे में आया, ऐसा ही तब आता है। एक जब इंसान की शादी होती है वो 1 से 2 हो जाता है, फिर उसकी फैमिली आती है, तो धीरे धीरे लाइफ में मॉडिफिकेशन आए, सिचुएशन बदल गई। मैं कहीं था, मेरा जॉब बदल गया, मेरे नेबर्स बदल गए, मेरा रोल बदल गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल गई, तो ये लाइफ में चेंज आया, लाइफ के प्रोसेस में चेंज आया, उससे एंग्जाइटी हो जाती है। और भी अधिक एंग्जाइटी होती है जब हम बुढ़ापे में आते हैं और जब हम निस्सहाय हो जाते हैं, हमारे साथ होता कोई नहीं है, हस्बैंड वाइफ अकेले रह जाते हैं, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, शरीर साथ देता नहीं है और सोसाइटी में हम मिलने लायक रहते नहीं हैं, घूमने का कोई साधन नहीं होता है, हमारा कोई ग्रुप नहीं होता है। तो हमारी एज के साथ जो बदलाव आते हैं, ये जो मॉडिफिकेशन आते हैं, ये भी अपने आप में बहुत बहुत एंग्जाइटी पैदा करते हैं। इनफैक्ट इसका तो एक नाम भी है, एम्प्टीनेस सिंड्रोम। घोंसला बनाया मैंने बट वो खाली रह गया, आजकल यही हो रहा है। हाँ, मैं अकेला रह गया, तो इससे हीन भावना आती है और एंग्जाइटी आती है। तो ये भी अपने आप में एक परेशानी है। तो दोस्तों, आपने सुना सर ने कितने अच्छे से एंजाइटी के ऊपर समझाया, हर एंगल से समझाया, हर पर्सपेक्ट से समझाया। और इसी के साथ सर कुछ शब्द सर ने यूज़ करे इसके अंदर, जैसे आपने सुना हो OCD। तो ये जो सर ने बताया कि कोरोना काल में बच्चों में सब में एक OCD की बहुत सारी ग्रस्त हो रहे हैं कि बार बार हाथ धोना, बार बार मिट्टी, बहुत ऐसे फोबियाज जो अतिरिक्त, मतलब एक अति की सिंड्रोम, एक अति की बार बार रिपीटिशन जिसका होता है, उसको OCD कहते हैं। और इसको हम अगली वीडियो में इस पर ही बात करेंगे कि ये OCD होता क्या है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसके क्या कॉज है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और सुना, और हम शायद समाज के लिए कुछ कर पाए इस शो के माध्यम से। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप शो पे आए।